नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा कि हम लगातार आपके एसआई या फिर आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे आगे चलकर या फिर आपकी तैयारी को गति देने के लिए हम लगातार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कुछ सीरीज चला रहे हैं, जिससे कि आप अपने तैयारी को कंटिन्यू रख सकें, विषयों के साथ जुड़ सकें और अपनी समझ को और आगे बढ़ा सकें। तो मैं निखिल केसरी इसी कड़ी में आप सभी के लिए भारतीय संविधान के कुछ अच्छे प्रश्नों का यहाँ संग्रह लेकर आया हूँ और इसके साथ साथ आपको ये भी बताने आया हूँ कि आप किस प्रकार से संविधान के प्रश्नों को सॉल्व किया कीजिए या फिर किस प्रकार से अपने संविधान की तैयारी को आगे बढ़ाइए। क्योंकि क्या होता है कि संविधान के प्रश्न कुछ ट्रिकी आते हैं, हमारी जो पढ़ने की स्तर है वो बिल्कुल सतही होती है, या फिर यूं कहें जो पढ़ाने वाले हैं वो आपको एकदम सतही पढ़ाकर चले जाते हैं। इस कारण से कई बार आप संविधान के प्रश्नों को छोड़ देते हैं। तो बिल्कुल ऐसा मत कीजिए, बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे से पढ़िए। बहुत आसान होते हैं ये सभी प्रश्न। ये प्रश्नों को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं, उनकी भाषाएं क्या होती हैं, वो किस क्षेत्र से आ सकते हैं, इन सभी विषयों पर, इन सभी बातों पर हम अभी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्नों के साथ करेंगे। ऐसे कुछ लगभग 8, 10, 12 प्रश्न होंगे इस वीडियो में। आपके पास ऐसे हजारों प्रश्न बनाए जा सकते हैं भारतीय संविधान को लेकर, जिसमें आपको शब्दावलियों में, जिसमें आपको अलग अलग आर्टिकल्स में फंसाया जा सकता है। कैसे आपको आगे तैयारी करनी है इस पर भी हम लगातार वीडियो में ही बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक जानकारी है कि उड़ान आईएएस एकेडमी अब राष्ट्रीय स्तर के भर्ती परीक्षाओं पर भी हम क्या कर रहे हैं, कोचिंग करा रहे हैं, जिसमें एसएससी से शुरुआत होगी। एसएससी और रेलवे को लेकर बहुत ही जल्द आपको बैच अनाउंस किया जाएगा। आप बिल्कुल उड़ान आईएएस एकेडमी के साथ जुड़े रहें और जो भी छात्र एसएससी रेलवे के लिए इच्छुक हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, उड़ान आईएएस एकेडमी उनके लिए एक बैच जरूर अनाउंस करेगी। ऑफलाइन ऑनलाइन बैच होगा, वो लाइव क्लासेस होंगी उसमें, और उसके साथ साथ रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आप रिवीजन अच्छे से कर सकें। क्योंकि एसएससी में चाहिए आपको स्पीड, एक्यूरेसी, और ये आता है रिवीजन से। तो क्लास होने के बाद आप रिवीजन कर सकें, इसलिए आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो भी उपलब्ध होगा। ऑफलाइन बैचेस तो जिनको आना ऑफलाइन वो आते ही हैं, ऑनलाइन में लाइव भी आपके पास क्लास अवेलेबल होगा। ठीक है, तो आप उड़ान आईएएस एकेडमी के साथ जुड़े रहें ताकि आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकें। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न पूछा गया है, ध्यान से पढ़िएगा, हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पर कहना क्या चाहता है, क्योंकि क्या होता है, हमारा जो माइंड ऑफ स्टेट होता है वो ऐसे प्रश्नों की ओर होता है जो ज्यादातर सामान्य होते हैं, सामान्य प्रश्न होते हैं। लेकिन अगर उनमें थोड़ा सा आप लैंग्वेज चेंज कर देंगे, ऑप्शन को हेर फेर कर देंगे, तो वो सामान्य से विशेष हो जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न कैसे सॉल्व होंगे उस पर हम बात करेंगे। देखते हैं क्या है पहला प्रश्न। यहाँ पर वो नंबरिंग जो है 41 इसलिए क्योंकि वो टेस्ट सीरीज में पूछा गया था। ठीक है, सारे प्रश्न यहाँ से टेस्ट से उठाए गए हैं, अच्छे स्तर के प्रश्न पूछे गए थे। देखते हैं क्या है यहाँ पर। पहला जैसे प्रश्न मिलेगा आपको, भारत के राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद पूछ रहा है सीधा सीधा कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन्हें महाभियोग के आधार पर, महाभियोग के प्रक्रिया से हटाया जा सकता है संविधान के अतिक्रमण पर। कौन से अनुच्छेद में, ये लिखा हुआ है। हमारे दिमाग में सबसे पहले क्लिक करेगा आर्टिकल 61, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61। देखो ये गलत नहीं है आंसर, अनुच्छेद 61 भी हमारा आंसर सही होता, लेकिन यहां पर तभी सही होता जब वहां पर वो लिखता कि प्रक्रिया बताइए। प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति को हटाने की बात की गई है अनुच्छेद 56 में, क्योंकि हटाने की बात वहीं करेंगे जहां पर पदावधि होगी। जैसे वो 5 साल बैठेंगे, त्यागपत्र किसको देंगे, पदावधि के बाद भी कब बैठेंगे और हटाएंगे कैसे। तो जब आप अनुच्छेद 56 पढ़ेंगे तो वहां पर राष्ट्रपति की पदावधि दी गई है। उनके पदावधि में अगर आप पढ़ते हैं तो इस अनुच्छेद 56 के दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। 56 बताता है कि महाभियोग से हटाना है संविधान के अतिक्रमण के आधार पर। 61 बताता है प्रक्रियाओं को। आप 61 का लैंग्वेज पढ़िए, क्या लिखा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है 61 पे। और यहाँ पर अगर आप बात करेंगे हटाएंगे आप अतिक्रमण से, तो वो 56 पर है। तो हमेशा याद रखिए महाभियोग के लिए 2 अनुच्छेद बारीकी है, एकदम धागे भर का फर्क है, माइन्यूट फर्क होता है 56 और 61 को लेकर।
तो इस प्रकार के इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि महाभियोग से हटाना है आपको, अनुच्छेद 56 सी ऑप्शन हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 56। बात करते हैं इसी प्रकार के दूसरे प्रश्न को लेकर। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में प्रक्रिया बनाने की संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में है? जैसे अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 54 की, तो वहां पर निर्वाचक मंडल है। अनुच्छेद 55 की बात करते हैं तो रीतियां बताई गई हैं कि एक विधायक का मतमूल कितना होगा, सांसद का कितना होगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति होगा, राज्य और केंद्र के लिए हम क्या करेंगे तो समानुपातिक लगाएंगे, और राज्यों में एकानुपातिक होगा, एकल संक्रमणी मत प्रणाली होगा, कोटा सिस्टम होगा, जनसंख्या 1971 रखेंगे, 1/1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सब कुछ रीतियां होती हैं जो कि अनुच्छेद 55 में आपको बताई गई हैं। लेकिन इसके अलावा हम कुछ और भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति को जमानत राशि देनी होगी, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कुछ अनुमोदक और कुछ प्रस्तावक होंगे। भाई ये सब आया कहां से? ये सब बनाया है संसद ने राष्ट्रपति निर्वाचन के अधिनियम में। जब राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में प्रावधान किया जा रहा था तो उस प्रावधान को करेगा कौन? संसद। और ये संसद कैसे कर सकता है? क्या इसको कहीं आदेश दिया गया? बिल्कुल, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 आदेश देता है संसद को आदेश देता है यह अनुच्छेद कि संसद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कुछ नियमों का पालन करने के लिए आप कानून का निर्माण कीजिए या विनियम बनाइए, रेगुलेट कीजिए आप इनके निर्वाचन को। ये रहा अनुच्छेद 71 का सब क्लॉज 3 कहता है इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मतलब अनुच्छेद 54 और 55 के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधित किसी विषय का विनियमन संसद विधि द्वारा कर सकेगी। मतलब अगर संसद चाहे तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कुछ कानूनों का निर्माण करके वहां रेगुलेशन बना सकती है। तो ये बताया गया अनुच्छेद 71 में। प्रश्न क्या पूछा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में प्रक्रिया बनाने का संसद की बनाने की जो विधि है वो कौन से आर्टिकल में? तो अनुच्छेद 71, क्योंकि 54 में निर्वाचक मंडल है और 55 में रीतियां दी गई हैं। तो वो संसद नहीं बनाता, वो संविधान में पहले से क्या कर दिया गया? इंक्लूड कर दिया गया है। बात करते हैं ऐसे ही कुछ अनोखे प्रश्न की। अगला प्रश्न है, चलिए यहां पर लिखा हुआ संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। पॉज करके इसका आप उत्तर बताइए अपने मन में, कमेंट करने की जरूरत नहीं इसको लेकर। आप अनुच्छेद 108 लगाएंगे, आंसर गलत हो जाएगा आपका उत्तर। बिल्कुल नहीं है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 केवल ये बताता है कि संयुक्त बैठक किस कारण से होगा। अगर कोई एक सदन है किसी विधेयक को पारित करने के पश्चात उसे पारित करता है दूसरे सदन में, खासकर ये विधेयक धन विधेयक नहीं होना चाहिए, तो फिर दूसरा सदन या तो अस्वीकार कर दे या तो उस पर संशोधन कर दे, और जिस पर पहला सदन सहमत ना हो, मतलब सदन में अंतिम रूप से असहमति दर्ज हो गई हो, या फिर उसे 6 महीने से ज्यादा हो चुका है, क्या है, रोक कर रखे हुए, तो ऐसे कंडीशन पर राष्ट्रपति क्या करते हैं? संयुक्त बैठक बुलाते हैं। यह अनुच्छेद 108 है। लेकिन संयुक्त बैठक की प्रक्रिया क्या होगी, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, यह अनुच्छेद 108 नहीं बताता है। ये बताता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 118। अनुच्छेद 118 को यदि आप पढ़ेंगे उसमें सब क्लॉज 4 कहता है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में लोकसभा का अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में, जो कि इसके तीसरे पॉइंट के तहत राष्ट्रपति और जो भी राज्यों के परिषद हैं उन्होंने मिलकर डिसाइड किया होगा, उसके अनुसार उसकी अध्यक्षता की जाएगी। मतलब संविधान कहता है कि लोकसभा का अध्यक्ष ही अध्यक्षता करेगा। अगर ये नहीं है तो कौन डिसाइड करेगा? इन लोग मिलकर डिसाइड कर लेंगे। क्या डिसाइड किया है कि उपाध्यक्ष बैठेंगे अगर अध्यक्ष नहीं है, अगर वो भी नहीं है तो फिर उपसभापति बैठेंगे। ये डिसाइड किया हुआ है, अध्यक्ष केवल संविधान ने डिसाइड करके रखा है, और वो भी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 118 डिसाइड करता है, न कि 108 डिसाइड करता है। अनुच्छेद 108 तो केवल प्रक्रिया के मतलब ये बताता है कि किस कारण से आपका क्या होने वाला है, संयुक्त बैठक होने वाला है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 118 इसका सही उत्तर होगा। चलिए इसी प्रकार से कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। देखिए हजारों प्रश्न बनेंगे ऐसे संविधान के ऊपर। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को आहूत करने की सूचना किस प्रकार जारी करता है? देखो संयुक्त बैठक बुलाएगा ये सबको पता है, राष्ट्रपति महोदय संयुक्त बैठक का आह्वान करेंगे कि आइए लोकसभा और राज्यसभा साथ में बैठिए। लेकिन ये जो आह्वान है, ये जो आहूत करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है वो कैसे है? क्या वो इस संबंध में आदेश जारी करेंगे? क्या वो इस संबंध में लोक अधिसूचना जारी करेंगे?
या फिर वो मैसेज सेंड करेंगे, संदेश भेजेंगे, या वो निर्देश देंगे? ट्रिकी हो गया ये प्रश्न। ये प्रश्न सॉल्व होगा जब आप अनुच्छेद 108 को पूरी तरीके से पढ़ेंगे बेयर एक्ट में। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसे प्रश्न बहुत आसान है, आसान प्रश्न है, ये तभी सॉल्व होगा जब आप इसकी तैयारी एक प्रॉपर संविधान में जो गाइडेंस होता है पढ़ाने वाले के पास, वो उसके तहत करेंगे। सतही स्तर पर केवल पढ़ के हो गया तो फिर हो ही गया। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, देख लो उठा के, हमेशा आ रहे हैं। सीजीपीएससी में हर साल 3 क्वेश्चन संविधान पर डायरेक्ट पूछ रहा है, वो सीधा बेयर एक्ट आर्टिकल उठाते हैं और वहां से क्वेश्चन बना दिया जाता है। क्या लिखा हुआ अनुच्छेद 108 कि इसका तीसरा पॉइंट कि दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से 6 महीना हो गया। वही जो 3 कंडीशन, अस्वीकार कर दिया, असहमत हो गए और 6 महीने वाला, ये 3 कंडीशन हो गया। तो फिर अगर विघटित होने से व्यवगत हो गया तो नहीं बुलाया जाएगा। अगर लेकिन विघटित होने से पहले ही राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी की है तो फिर विधेयक पर चर्चाएं होंगी। अधिसूचना कैसे जारी होगी? तो यहाँ लिखा हुआ है, दोनों सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की सूचना यदि वो बैठक में है तो संदेश द्वारा। देखो, बैठक है मतलब लोकसभा और राज्यसभा का बैठक चल रहा है तो मैसेज सेंड किया जाएगा, संदेश भेजा जाएगा। यदि वो बैठक में नहीं है तो लोक अधिसूचना जारी की जाएगी। तो इसका मतलब है यहां पास 2 तरीके से संयुक्त बैठक बुलाया जाता है, एक संदेश के माध्यम से, दूसरा लोक अधिसूचना के माध्यम से। अगर आप बात करेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है यदि वे सत्र में हैं, तो सत्र में है तो संदेश के माध्यम से क्या किया जाएगा? यहां पास बुलाया जाएगा संयुक्त बैठक। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्ति के समय जब उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त है, मतलब राष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्ति हो गया है, 5 साल का कार्यकाल है भाई, लेकिन यह पद बीच में ही रिक्त हो चुका है और इसी समय उपराष्ट्रपति का भी पद क्या है? रिक्त है। फंस गए आप। अब इसके बाद यह कौन तय करेगा कि राष्ट्रपति का पद का निर्वहन कौन करेगा? मतलब यह तय करने की शक्ति किसके पास है कि इन कंडीशंस के बाद राष्ट्रपति कौन बने, यह तय कौन करेगा? हड़बड़ी में हो जाता है गड़बड़ी, आंसर सीधा सीधा मार के आ जाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। गलत हो जाएगा आपका उत्तर। यह तय करने की शक्ति आज भी संविधान के पास है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति के आकस्मिक रिक्ति के समय यह कहता है कि इस संविधान के उपबंधित के सिवाय यदि राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो गया तो फिर इस पद के कर्तव्य का निर्वहन संसद के द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार तय किया जाएगा। मतलब यह तय करने की शक्ति संसद के पास है कि जब राष्ट्रपति नहीं है और उनको पद को संभालने के लिए उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो फिर कौन? यह तय करने की शक्ति संसद के पास है। संसद ने कानून बनाया 1969 में और यह तय किया कि राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति नहीं, तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेंगे? इस पद के कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। मतलब यह शक्ति संसद के पास है। अगर आप इसको देखना चाहेंगे अनुच्छेद 70 तो लिखा है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। संसद ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के ऐसे उपबंध कर सकेगी जो वह ठीक समझे। संसद ने क्या तय किया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हम बना देंगे राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये आप समझिएगा। फिर ऐसे ही अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न अच्छा है कि संविधान के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, संविधान के अनुसार पूछ रहा है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति निम्न में से किसके परामर्श से करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं या जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके सलाह पर की जाती है? कॉलेजियम के सलाह पर की जाती है। सबको पता है कॉलेजियम होता है, लेकिन कॉलेजियम की जो व्यवस्था है वो संविधान में नहीं है, बिल्कुल नहीं है संविधान में इसकी व्यवस्था। संविधान में क्या लिखा हुआ है उसके अनुसार पूछ रहा है कि संविधान के अनुसार किससे पूछकर करना है? राष्ट्रपति किसके परामर्श से करेंगे संविधान के अनुसार? ये तो संविधानेतर है। ये कॉलेजियम की व्यवस्था तो जब द्वितीय जज मामला आया था तब का है, 1993 का। आगे चलकर 1998 में ये मामला आगे बढ़ गया है तो फिर कॉलेजियम की एक पूर्ण कॉलेजियम बनाया गया। तो यहां पर संविधान कहता है कि राष्ट्रपति जब मुख्य सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे तो फिर वो परामर्श लेंगे सर्वोच्च न्यायालय के ही न्यायाधीशों से, और इसके साथ साथ जिन भी उच्च न्यायालय के वो न्यायाधीश के साथ परामर्श करना चाहे कर सकते हैं। बाकी और किसी से परामर्श करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन। सेकंड पॉइंट, सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तुरंत वारंट द्वारा
सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श के बाद, ये देखिए ये दोनों के परामर्श के बाद, सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जाएगा। तो संविधान इतना ही कहता है। पहले जब इसका इंटरप्रिटेशन किया गया तो ये बोला गया कि नहीं, परामर्श लेने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बार जब इंटरप्रिटेशन किया गया तो बोले नहीं, परामर्श लेना ही पड़ेगा। फिर आगे जब बढ़ता है द्वितीय जज मामला तो बोलते हैं कि परामर्श आप सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम से लीजिए, फिर कॉलेजियम की संख्या बढ़ा दी जाती है। तो ये जो मामला है वो न्याय निर्णयों में आया है कॉलेजियम। संविधान तो आज भी यही कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों से और हाई कोर्ट के जजों से आप पूछ कर क्या कीजिए, जजों की नियुक्ति कीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, सॉल्व करने का प्रयास। ये तो फैक्चुअल प्रश्न हो गया बिल्कुल, ठीक है। आपको याद रखना पड़ेगा अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 128 वेतन के बारे में, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के बारे में, तदर्थ और सेवानिवृत्त के बारे में। तो यहाँ वेतन दिया हुआ है 129, जो कि गलत है बिल्कुल, 125 होना चाहिए यहाँ पर। मतलब ये वाला उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन उत्तर होगा हमारा, क्योंकि पूछा है जोड़ी सही नहीं है। तो बाकी तीनों का जोड़ी सही दिख रहा है हमें, इसकी जोड़ी सही नहीं है। तो इस प्रकार के कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं कोर्ट से, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तो खासकर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है, ठीक है, मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो इस प्रश्न का विनिश्चय कौन करेगा? इतना तो हमें समझ है कि राष्ट्रपति करेंगे, ये बात तो सही है। लेकिन राष्ट्रपति अपने मन से तो कुछ करते नहीं है, किससे पूछ के करेंगे? वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की क्या ली जाती है, परामर्श ली जाती है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा यह विनिश्चय किया जाता है कि ये जो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की आयु के संबंध में कोई भी अगर विवाद है तो फिर क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसको लेकर अनुच्छेद 217 में आपको बताया गया है, यदि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो प्रश्न का निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श से। राष्ट्रपति का निर्णय क्या होने वाला है, अंतिम होने वाला है। चलिए सॉल्व करते हैं अगला प्रश्न। कूट वाले हैं, थोड़ा सा 3 कूट है, बताना है। क्या बताना है भाई? सही कथन बताना है हमें। देखते हैं पहला, दूसरा, तीसरा में कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला कहता है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। ये तो बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के जब आप अधिकारों को पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा देता है, लेकिन राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है। राज्यपाल हमारा ऐसा नहीं कर सकता कि वो मंत्रिपरिषद के परामर्श को पुनर्विचार हेतु लौटाए। हाँ, वो वीटो करना चाहता है तो विधेयक पर वीटो कर सकते हैं, बिल्कुल उनके पास वो शक्ति है। लेकिन कोई परामर्श है कार्यकारी क्षेत्र को लेकर, कार्यपालिका को लेकर, तो वो परामर्श को वो लौटा नहीं सकते हैं। दूसरा पॉइंट, राज्यपाल केंद्र के नियंत्रण में एक अधिकारी है क्योंकि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ने की। बिल्कुल नहीं, राष्ट्रपति का जो राज्यपाल का जो पद है वो स्वतंत्र संवैधानिक पद है, वो किसी के अधीन में नहीं आता है, वो केंद्र के अधीन में बिल्कुल भी नहीं होता है, ना ही केंद्र के नियंत्रण में होता है। ठीक है, इसके संबंध में ना आपको 2 मामले पढ़ने होंगे, एक सरकारिया आयोग और दूसरा आपको पढ़ना होगा SR मुंबई मामला। ठीक है, यहाँ पर आपको राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति के बारे में बिल्कुल पता चलेगा। फिर है, जब एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य का राज्यपाल बनता है तो उसका वेतन संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार राज्यों के अनुपात में बढ़ता है। नहीं, यहां पर संसद नहीं होगा, यह राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति बताते हैं कि उन्हें किस अनुपात में कौन सा राज्य वेतन देगा। इस संबंध में आप एक अनुच्छेद भी देख सकते हैं, जहां एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल को देय परिलब्धियां भत्ते राज्यों के बीच उस अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करे। वेतन न लिखकर हमें परिलब्धियां लिख देना था वहां क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन का मर्म क्या था कि राष्ट्रपति आदेश के माध्यम से क्या करते हैं, ऐसा बताते हैं कि उन्हें किस अनुपात में डिवाइड करना है 2 राज्यों के बीच में। जनरली 50-50 ही रहता है, किसी राज्य को छोटा किसी राज्य को बड़ा नहीं मानते हैं इसको लेकर। ठीक है, 1-2 प्रश्न और चर्चा कर लेते हैं इसी प्रकार के। अच्छा प्रश्न है ये, क्वेश्चन है कि राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन निम्न में से किस जनगणना के आधार पर किया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का विभाजन। यहां पर क्या होता है कि एक 42वां संविधान संशोधन होता है और यह कह दिया जाता है कि 25 साल तक हम सीट आगे पीछे नहीं बढ़ाएंगे, ना बढ़ाएंगे ना कम करेंगे, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा, चाहे विधान परिषद।
2001 तक हम ऐसा नहीं करेंगे, 25 साल तक। 25 साल क्यों? क्योंकि 1976 की बात थी, तो यहां से 25 साल देख लो, तो 2001 तक हम इस सीटों को नहीं बढ़ाएंगे। और ये जो जनसंख्या 1971 की जनसंख्या, मतलब 1971 की जनसंख्या को फिक्स कर दिया गया लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा परिषद के संख्या को लेकर कि 1971 की जनसंख्या के अनुसार ही आपको क्या मिलेगा, सीटें प्राप्त होंगी। तो ये मिल गया। 25 साल के लिए इसे आगे बढ़ाया गया। 1976 से 25 साल कितना हो गया? 2001। जब 2001 आया तो बोला कि नहीं और आगे बढ़ा देना चाहिए इसे। 84वां संविधान संशोधन किया गया और इसे 25 साल और आगे बढ़ाया गया 2026 तक। तो 2026 तक फिक्स हो गया, या फिर 2026 के बाद होने वाले निर्वाचन जनगणना के सुसंगत जब तक आंकड़े ना हो जाएं तब तक ये फिक्स हो गया। लेकिन यहां पर ये बात उठी, ये संशोधन 2001 का है कि हम चलो छत्तीसगढ़ को 1971 की जनगणना के अनुसार 90 सीट दे देंगे, ये 1971 के तहत दे देंगे। लेकिन भाई अंदर का भी तो बंटवारा करना है, 90 सीट कैसे बांटूंगा मैं? इसको भी बोलोगे कि 1971 से करें तो ये तो गलत बात है। हम राज्यों को रोक रहे हैं भले, लेकिन राज्यों के अंदर डेमोग्राफी चेंज हो रही है। ये 90 सीट कैसे बांटे हम? तो ये 1971 से बढ़ाकर किया गया 1991 84वां संविधान संशोधन में कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का जो विभाजन है, इनको बोलते हैं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। इनका विभाजन 1991 की जनसंख्या से करेंगे हम। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा, जब इसका डाटा आ गया 2001 की जनगणना का, तो 87वां संविधान संशोधन किया गया और 87वां संविधान संशोधन करके इस जनसंख्या को आगे बढ़ाकर 2001 की जनगणना कर दी गई। मतलब एट प्रेजेंट किसी राज्य को सीट मिला है 1971 की जनगणना से, और अंदर का जो बंटवारा होता है वो 2001 की जनगणना से किया जाता है। इसी संबंध में परिसीमन आयोग का निर्माण किया गया था 2002 में। 2002 में परिसीमन आयोग का निर्माण किया गया था और लोकसभा और सारे राज्यों के लगभग विधानसभा का क्या किया गया, परिसीमन किया गया, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को आगे पीछे किया गया है। छत्तीसगढ़ में भी हुआ था 2008 में, अगर आप जान रहे होंगे, अवेयर होंगे इस बात को लेकर। तो छत्तीसगढ़ में परिसीमन कब लागू हुआ? 2008 में पुनः नया परिसीमन लागू किया गया था, जिसमें अनुसूचित जनजातियों का सीट क्या हो गया था, कम हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा 2001 की जनगणना है। अगला क्वेश्चन है, महान्यायवादी का वेतन निर्धारित किया जाता है। कौन निर्धारित करेगा महान्यायवादी का वेतन? महान्यायवादी जी तो वकील है। वकील का अगर पेमेंट फिक्स कर दोगे संविधान के माध्यम से, संसद कानून के माध्यम से, तो वकील तो कोई महंगा है कोई सस्ता है, कैसे भाई कैसे उसको पेमेंट दोगे आप? फिक्स ही नहीं किए, बोले कि राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। और राष्ट्रपति मतलब मंत्रिपरिषद, क्योंकि मंत्रिपरिषद के द्वारा ही उनकी नियुक्ति सलाह पर नियुक्ति की जाती है। मंत्रिपरिषद ही बताएगा कौन व्यक्ति महान्यायवादी बनने वाला है, और महंगा वकील है तो उसको ज्यादा पेमेंट दिलवा देंगे। राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है। अनुच्छेद 76 जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। महान्यायवादी के संबंध में अनुच्छेद 76 कहता है कि महान्यायवादी ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति सरकारी कार्य के संचालन का निर्धारण करें। मतलब राष्ट्रपति जिनके द्वारा निर्धारण करेंगे वो वैसा पारिश्रमिक प्राप्त करने वाला है। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं संविधान में। ये तो कुछ नॉर्मल ही क्वेश्चन थे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जो कि नॉर्मल हैं, आप पढ़ते हैं लेकिन वो छोड़ देते हैं, सामान्य स्तर पे तैयारी है। हाँ, कुछ पढ़ते हैं पूरा, बहुत लोग पढ़ते हैं पूरा, लेकिन बहुत बार हम क्या करते हैं, पढ़ते भी हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों पर आप हमेशा नजर बनाए रखिएगा। संविधान बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत मजा भी आएगा ऐसे पढ़ने पर। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिला होगा, संविधान के बारे में समझ बढ़ी होगी, संविधान को कैसे पढ़ा जाए ये भी थोड़ा सा समझ में आया होगा, किस स्तर तक जाकर हमें तैयारी करनी है संविधान पर, जिससे कि आप संविधान में बिल्कुल 90-95% स्कोर कर सकते हैं। 100% तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि स्कोर होगा ही होगा। अगर 12 प्रश्न आते हैं तो एक आध दो तो छूटता ही है, ठीक, लेकिन 10 प्रश्नों पर पूरा आप अपनी पकड़ बना सकते हैं, और वो भी मात्र 1.5 महीने की तैयारी में। 1.5 महीना रोज 2-2 घंटा, उस वो भी नहीं ना कि दिन भर पढ़ना है संविधान। तो 1.5 से 2.5 महीने की तैयारी में है ना, पूरा का पूरा आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इसी प्रकार के अच्छी जानकारी के लिए आप हमेशा उड़ान IAS अकेडमी से जुड़े रहें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और क्या आप पढ़ना चाहते हैं, कैसा लगा आपको ये वीडियो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट कड़ी में, तब तक के लिए धन्यवाद।